मेरे भैया 2 साल से विदेश में थे और इस बीच भाभी प्रेग्नेंट हो गई थी। भाभी बेहद खूबसूरत थी। घर में उनकी एक अलमारी थी जिसे भाभी हमेशा लॉक करके रखती थी। एक दिन जब मेरी भाभी घर से बाहर गई थी तब मैं नकली चाबी से उस अलमारी को खोलकर देखा तो मेरी भाभी का सच जानकर मैं बेहोश हो गई। मेरी भाभी तो दिसंबर में मेरी शादी थी और मेरे भैया पिछले 1 साल से विदेश में थे। मैं भी अपनी शादी से काफी खुश थी। मेरी शादी को 5 महीने बाकी थे। अभी से तैयारी चल रही थी। भाभी और मेरी माँ दोनों मेरी शादी के लिए लगातार खरीदारी करते थे। दोनों सास बहू मार्केट के लिए निकल जाती। भैया के ना रहने पर रात को मैं भाभी के कमरे में सोती थी। भाभी के कमरे में 2 अलमारियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी अलमारी में ढेर सारे कपड़े और मेकअप के सामान से भरी हुई थी और छोटी अलमारी हमेशा लॉक रहती है। इस अलमारी में क्या सामान था मुझे नहीं मालूम था। मैं जब भी भाभी से पूछती तो कहती कि शादी के जेवर वगैरह रखे हुए हैं। रात को हम दोनों नंद भौजाई खूब हंसी मजाक और ढेर सारी बातें करते हुए सो जाते। कभी कभी भैया का फोन आता तो वह दूसरे कमरे में जाकर घंटों फोन पर लगी रहती और इधर मैं भी अपने मंगेतर समर्थ से फोन पर लग जाती। इस तरह 3 महीने बीत गए। भैया के आने में अभी 2 महीने का वक्त बाकी था। एक रात अचानक मेरी आंख खुली। उस वक्त 1 बज रहे थे। तभी मैंने देखा तो भाभी बिस्तर से गायब थी। मुझे लगा कि भैया का फोन आया होगा, लेकिन भाभी का फोन बिस्तर पर ही था। मैं बाहर निकली तो देखा कि भाभी बाथरूम में थी और उल्टियां कर रही थी। मैंने भाभी को आवाज लगाई, भाभी सब ठीक तो है ना? तभी भाभी बाथरूम में से बाहर निकल आई और बोली, कल मार्केट से मैं उल्टा सीधा खा लेने की वजह से बदहजमी हो गई है, इसलिए ये उल्टी हो गई। अब दवा ले ली हूँ, अभी ठीक महसूस कर रही हूँ। सुबह भाभी मम्मी के साथ मार्केट में ना जाकर अकेले ही निकल गई। भाभी के साथ मैं मार्केट जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बहाने से मुझे भी रोक दिया। मैं भाभी के कमरे में ही सोती थी, इसलिए भाभी कमरे को लॉक नहीं करती थी। घर का काम निपटाकर मैं भाभी के कमरे में गई और भाभी की छोटी अलमारी खोलकर देखने का मन हुआ, लेकिन उसकी चाबियां भाभी छुपाकर गई थी। मैं घर की सारी नई पुरानी चाबियां इकट्ठा की, सभी चाबियों से अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगी और एक पुरानी चाबी से अलमारी खुल गई। उसमें गहने और भैया भाभी की जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे कुछ दवाइयां मिली। मैंने मोबाइल से दवाइयों की फोटो ले ली और अलमारी को पहले की तरह बंद कर दिया। भाभी की दवाइयों में तो कुछ दवाइयों को मैं पहचान गई। 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तब मुझसे भी ऐसी गलती हो गई थी और मुझे गर्भ ठहर गया था। मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला तो उसने मेरा साथ देने के बजाय मुझसे किनारा कर लिया। बोला कि ये बच्चा मेरा ही है। मैं कैसे यकीन करूं? गर्भ साफ करने की खुद से कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालात की गंभीरता को देखते हुए मैंने भाभी से सब कुछ बता दिया था। भाभी ने तब मेरा बहुत साथ दिया और मुझे कुछ ऐसी दवाइयां लाकर दी जिससे मैं ठीक हो गई। उस घटना को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन भाभी ने मेरे इस गहरे राज की किसी को खबर तक न लगने दी। भाभी की अलमारी से दवाइयां की फोटो को देखकर मैंने सर्च किया तो मालूम हुआ कि ये दवाइयां 2 से 3 महीने का गर्भ साफ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जानकारी मिलते ही मैंने घर के कूड़ेदान को खंगालना तो वहां से मुझे दवाइयों के कुछ खाली रेपर मिल गए। पूरे दिन मैं हैरान और परेशान होकर अपनी भाभी के चरित्र के बारे में सोचती रही। भैया के ना रहते भाभी प्रेग्नेंट हो गई। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। भैया को विदेश गए 1 साल हो गए थे। इस बीच भाभी एक बार भी मायके नहीं गई थी। घर में मेरे छोटे भाई विक्की के अलावा मर्द कोई था नहीं। विक्की की उम्र अभी सिर्फ 15-16 साल ही थी। भैया भाभी की शादी को 4 साल ही हुए थे। दोनों पढ़े लिखे थे और भैया को विदेश जाना भी था, इसलिए दोनों को बच्चों की कोई जल्दबाजी नहीं थी। इसलिए भाभी ने अभी तक कोई बच्चा था नहीं। भाभी की खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी फिदा हो जाए। शाम तक भाभी मार्केट से सामान लेकर वापस घर लौट आई। बहुत थकी थकी सी लग रही थी। मैंने पूछा, भाभी इतना वक्त कहाँ लग गया? भाभी बोली, तेरी शादी का कुछ जरूरी सामान लेने में चौक गई थी, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया।
लेकिन मुझे शक था कि भाभी पूरे दिन किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में बच्चा साफ कराने गई थी। रात हुई तो भाभी और मैं दोनों बिस्तर पर थे। मैंने भाभी से पूछा, भाभी तुम मेरी भाभी हो, उससे ज्यादा तुम मेरी एक सच्ची दोस्त भी हो। 3 साल पहले तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। इस वक्त तुम्हें ये सब क्यों याद आ रहा है? ऐशा, तुम मेरी ननंद नहीं, मेरी प्यारी छोटी बहन की तरह हो, समझी? मैं कुछ कहती कि भाभी के फोन की घंटी बजी और वह फोन लेकर बाहर जाते हुए बोली, तुम्हारे भैया का फोन है। भाभी के फोन पर भैया का ही फोन है। इस बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैं अपने फोन से सीधा भैया को फोन लगा दिया और एक ही बार में फोन उठ गया। मैं बोली, भैया कैसे हो आप? भैया ने कहा, मेरी 30 तारीख की टिकट कंफर्म हो गई है। ये बताने के लिए मैं तेरी भाभी को अभी कॉल करने ही वाला था कि तूने फोन कर दिया। बता तूने कैसे फोन किया? मैं बोली, भैया भाभी के लिए कोई ऐसा गिफ्ट लेते आना जिसे मैं भाभी को दे सकूं। वह मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत कर रही है। मैं उन्हें अपनी ओर से कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन आप भाभी को उस गिफ्ट के बारे में मत बताना कि मैं अभी आपको कॉल किया, प्लीज। भैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है पगली, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लाना क्या है वो तो बता देती। छोड़, कल तक तेरे दिमाग में अगर सरप्राइज गिफ्ट के लिए कोई आइडिया आ जाए तो मुझे मैसेज कर देना। मैं भैया से बात करते हुए बाहर गई। भाभी पर नजर रखी हुई थी, वह भी फोन पर लगी हुई थी। ये देखकर मुझे इतना तो यकीन हो ही गया था कि भाभी इस वक्त भैया से नहीं बल्कि किसी और से बात कर रही है, और जब बातें पूरी हो जाएंगी तब भाभी भैया को फोन लगाकर उनसे भी थोड़ा बात कर लेगी ताकि उन पर शक की गुंजाइश ना रहे। भाभी चौक से लौटी थी, तब से थकी थकी सी लग रही थी। फोन कटने के बाद बिस्तर पर आई और सो गई। मैं सोच रही थी कि या तो बहुत बड़ी धोखेबाज है ये औरत, या भाभी अपनी जवानी कंट्रोल ना कर पाई और अनजाने में कहीं गलती कर बैठी। जब तक मैं सच ना जान लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखते देखते भैया के आने का समय करीब आ गया। अब तक भाभी बिल्कुल ठीक हो गई थी और भैया के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं अब तक भाभी के राज को ना जान पाई थी। भाभी का राज जानने के लिए मुझे भाभी का फोन खंगालना था। मुझे लगता था कि भाभी के फोन में कुछ राज तो जरूर मिल जाएगा, वरना भैया के आने से पहले तो भाभी सब डिलीट कर देगी। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। मैंने भाभी को किचन में बिजी देखा तो मैं भाभी से बोली, भाभी मैं समर्थ से बात कर रही थी कि फोन कट गया, जरा अपना फोन देना। मुझे पहले से पता था कि भाभी कोई ना कोई बहाना बनाएगी। वही हुआ। भाभी बोली, मेरी फोन बिल्कुल चार्ज नहीं है, कल से इतनी बिजी हूँ कि भूल गई। अभी चार्ज में लगाया है, थोड़ी देर बाद चार्ज हो जाएगा तो ले जाना। भैया के यहाँ पहुँचने में 3 दिन बाकी रह गए थे। अब मेरी सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आज भाभी के साथ मुझे मार्केट जाना था, लेकिन मैंने बहाना कर दिया और भाभी मेरी माँ के साथ मार्केट के लिए निकल गई। दोनों के घर से निकलते ही मैंने भाभी की छोटी अलमारी फिर से खोला और बड़ी बारीकी से एक एक सामान को खंगालना शुरू कर दिया। भाभी की शादी की एल्बम में भैया और भाभी की फोटो के नीचे एक फोटो और छुपी हुई थी। मैंने उस फोटो को बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए। ये मेरी मंगेतर समर्थ और भाभी की पुरानी फोटो थी। मैं ये देखकर हिल गई। भैया के साथ ही बहुत बड़ा धोखा नहीं हो रहा था, बल्कि भाभी मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रही थी। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वही लड़का मेरी भाभी का भी आशिक है और भाभी रात को उससे बात करती है। इतना ही नहीं, समर्थ ने तो भाभी को प्रेग्नेंट कर दिया है। ये सब बातें अब मेरे लिए बर्दाश्त से ऊपर हो चली थी। मुझे लगा कि मैं अभी घर में सभी को भाभी की असलियत बता दूं ताकि मेरी जिंदगी तबाह होने से बच सके। भाभी की असलियत खुलने से भैया को भी उस जहरीली नागिन से छुटकारा मिल जाएगा। भाभी और समर्थ की फोटो को उजाले में रखकर मैंने अपने मोबाइल से फोटो ले ली और अलमारी को फिर से पहले जैसा कर उसे लॉक कर दिया। मैंने सोचा कि अपने मोबाइल से ली गई इस तस्वीर को भैया को भेज दूं और उन्हें पूरी बात बता दूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर भैया के आने तक खुद को रोक लिया। मैं अपने बेड पर लेटी हुई भाभी और समर्थ के धोखेबाजी के बारे में सोच सोच कर रोने लगी। मैं दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वही मोहब्बत बेइंतहा नफरत में बदल चुकी थी। मुझे याद आया कि समर्थ
से मेरे रिश्ते को जोड़ने में भाभी का ही हाथ था। समर्थ भाभी के मामा का लड़का था और अच्छी जॉब में था, इसलिए मेरे घर वाले झट से इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। अब इस बात का पक्का यकीन हो गया कि मेरा मंगेतर मेरी भाभी का बॉयफ्रेंड था, जिससे भाभी की शादी नहीं हो पाई होगी। मेरे भैया से शादी के बाद भी दोनों का अफेयर चलता रहा होगा और फिर दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की होगी कि समर्थ मुझसे शादी कर ले और नए रिश्ते की आड़ में दोनों का पुराना नाजायज रिश्ता कायम रहे। अगले दिन भैया आने वाले थे। मैंने पूरे सबूत उठा लिए थे भाभी और समर्थ की असलियत खोलने के लिए। इतना सबूत काफी था। मैं किसी भी कीमत पर समर्थ जैसे दरिंदे से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए 2 दिनों से मैंने अपना फोन भी बंद रखा हुआ था। शाम को भाभी मार्केट से लौटी और सीधे कमरे में पहुंचकर मुझसे बोली, ऐशा जरा ये झुमके पहनकर देखो तो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो इन्हें मैं रख लूंगी। मैं भाभी को इस बात का जवाब दिए बिना वहां से उठी और गुस्से से किचन में चली गई। भाभी को मेरा ये रवैया अजीब लगा। वो मेरे पीछे पीछे किचन में आई और बोली, तुम्हारा फोन क्यों बंद हो गया है? मैं मार्केट में थी तब समर्थ का फोन आया था। वह बोल रहा था कि 3 दिन से तुमने फोन बंद कर रखा है। मैं अपने गुस्से को काबू ना कर पाई। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और अलमारी वाली तस्वीर को भाभी के मुंह के सामने रखते हुए बोली, तुमने और समर्थ ने हमें समझ क्या रखा है? भाभी, कल भैया को आ जाने दो, फिर सबके सामने तुम दोनों की अय्याशियों की हकीकत तो मैं बताऊंगी। पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहोगी। मेरी ये बात सुनकर भाभी पर जैसे बिजली गिर गई हो। वे खुद कुछ देर खड़ी रही और मैं उन्हें वहीं छोड़कर सीधे कमरे में चली गई। भाभी कमरे में आई और बोली, बस 1 मिनट के लिए मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे देना। तुम्हारा शक काफी हद तक सही है, लेकिन पूरा सच नहीं है। समर्थ मेरे दूर के मामा का लड़का है। उसके साथ मेरा बचपन गुजरा है। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की। मैं उसे पसंद करती थी, वह भी मुझे पसंद करता था, लेकिन हमारी शादी ना हो पाई। 4 साल पहले मेरे घर वालों ने तुम्हारे भैया से मेरी शादी कर दी और मैं समर्थ को भूल गई, वह भी मुझे भूल गया। 1 साल पहले मुझे पता चला कि वह अभी तक कुंवारा है और शादी के लिए अच्छी लड़की की तलाश में है। तब मैंने तुम्हारे रिश्ते की उससे बात कर ली और उसके घर वाले भी राजी हो गए। भाभी की बात सुनकर मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं बोली, मेरी शादी समर्थ से तो तुमने इसलिए करवाई ताकि मेरे रिश्ते की आड़ में तुम्हारी प्यास भी बुझती रहे, लेकिन तुमसे मेरी शादी तक भी ना रुका गया और कुछ दिनों पहले उससे तुम प्रेग्नेंट भी हो गई। तुम्हारी अलमारी में मुझे गर्भ साफ करने की दवाई मिली थी। मैंने अपने मोबाइल में उन दवाइयों की फोटो भी ली हुई है, ये देखो। भाभी बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये 2 साल पुरानी दवाइयां हैं, इन पर लिखी डेट तो देख लेती। तब मैं इन दवाओं को अपनी अलमारी में छुपा कर रखी थी ताकि अगर तुम्हें दोबारा जरूरत पड़े तो मुझे बाहर यूं भटकना ना पड़े। मैंने फोटो को जूम करके देखी तो सच में ये पुरानी वाली मेरी ही दवाई थी। मैं बोली, उस रात तुम उल्टियां कर रही थी और मैं कूड़ेदान में भी एक दवाई का रेपर देखा। अगले दिन तुम अकेले चौक के बहाने से डॉक्टर के पास निकली थी। भाभी बोली, कूड़ेदान वाली जो दवा तुमने देखी है वह पेट दर्द की दवा है। अगर तुम्हारे पास वो रेपर हो तो अभी चेक कर सकती हो। और अगले दिन मैं चौक ही गई थी। वहां से खरीदे गए सामान में चौक की दुकानों के कुछ बिल रखे होंगे, चेक कर लेना। मैं छुपा कर रखे कूड़ेदान वाली दवा को निकाला और सर्च किया तो पता चला कि भाभी सही कह रही थी। फिर उस डस्टबिन में सामान में चौक की दुकानों के बिल भी मिल गए। मैं भाभी के आगे थोड़ा शर्मिंदा हुई। फिर मैंने भाभी की अलमारी से मिली फोटो के बारे में सवाल किया तो भाभी बोली, मेरी अलमारी से तुमने जो फोटो निकाली है वह समर्थ के साथ मेरी तब तक की तस्वीर है, जब कॉलेज की आखिरी दिन हम दोनों अलग हुए थे। जब समर्थ से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा तब मैं यही तस्वीर तुम्हारे भैया को दिखाई थी। वैसे मैंने अपने और समर्थ के बारे में सारा सच शादी से पहले ही तुम्हारे भैया को बता दिया था। मैंने समर्थ से तुम्हारे रिश्ता इसलिए जोड़ा क्योंकि समर्थ को मैं बचपन से जानती हूँ, वह बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी शादी होने के बाद उसने कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह अब मुझे अपनी सगी बहन की तरह मानता है और मुझसे दिल की बातें शेयर करता
करता है। वह भी अभी शादी करना नहीं चाहता, लेकिन जब मैंने उससे कहा तो वह झट से राजी हो गया, क्योंकि वह जानता था कि मैं उसकी बहन होने के नाते उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। मेरा एक आखिरी सवाल बाकी था। मैंने पूछा, उस दिन तुम भैया से बात नहीं कर रही थी? क्योंकि जब तुम बाहर किसी से बात कर रही थी तब अंदर भैया से मैं बात कर रही थी। इस सवाल पर भाभी जोर से हंसी। बोली, मैं तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी। तुम्हारे भैया के फोन पर तुमने कॉल किया तो मैं चुप हो गई। जब तुमने अपना सीक्रेट भैया को बोला तब मैं लाइन पर ही थी, और जरूरी नहीं कि हर वक्त मैं तुम्हारे भैया से ही बतियाती रहूं। कई बार मेरे घर वालों का भी कॉल होता है, लेकिन उस दिन तो मैं तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी, वरना तुम्हारे सीक्रेट गिफ्ट वाली बात मुझे कैसे मालूम होती? तुम चाहो तो उस दिन की मेरी कॉल डिटेल चेक कर सकती हो। मैंने भाभी का पूरा सच जाना तो मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। मैं बेहद शर्मिंदा थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया और भाभी पर मेरा प्यार और दुगना हो गया। मैं रोती हुई अपनी प्यारी भाभी से लिपट गई और बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाभी ने प्यार से मुझे गले लगा लिया और बोली, समर्थ से बात कर लो, वह 3 दिन से तुमसे बात करने के लिए बेचैन है। ये कहकर भाभी कमरे से बाहर चली गई। भाभी के जाते ही मैंने समर्थ को फोन लगा दिया। कभी कभी जो सच हमें दिखाई देता है वह सच नहीं होता है, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें दोनों तरफ के पहलू को जान लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मैं एक कम उम्र की लड़की थी। मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मैं सड़क पे यूं ही भटक रही थी। एक सेठ की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझे अपने साथ घर ले आए और मुझे काम पर रख लिया। वो अकेले ही रहते थे। रात को वे हर रोज एक लड़के को अपने कमरे में ले जाते और अंदर से अजीब व गरीब आवाज आती थी। सुबह बच्चा गायब हो जाता था। ये रात जानने के लिए मैं उनके कमरे में छुप गई और डर के मारे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम शिल्पा है। एक बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ हर रोज मेरे माता पिता में मारपीट होती थी। एक गंदी बस्ती में मेरी परवरिश हुई और थोड़ा बड़ी हुई तो मेरे माँ बाप दोनों गुजर गए। जिस बस्ती में मैं रहती थी वह मकान किराए का था। मेरे माँ बाप की मौत के बाद मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं सड़कों पर यूं ही भटकने लगी। खाने के लिए कूड़ेदान में खाना ढूंढने लगी। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक बड़े सेठ बाहर निकले। करीब 35 साल के तो होंगे। उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं काफी घबरा गई। अब मैं बेसहारा हो गई थी। किसी बुरे इंसान हाथ में मैं पड़ गई तो मेरी घबराहट शुरू हो गई। जब सेठ मेरे पास आने लगे, उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें भूख लगी है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने अपना हाँ में सर हिलाया। भूख से बड़ा दुश्मन तो और कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे काम के लिए अपने घर में एक लड़की चाहिए। तुम मेरे घर काम करोगी क्या? उनकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। वह मुझे जानते तक नहीं और अपने घर पर काम करने के लिए कह रहे हैं। मुझे सोच में डूबा देख उन्होंने कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचकर कहा, ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, पर आपने तो मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा, बताओ अपने बारे में। मैंने अपने बारे में सब बता दिया, यह भी कि मेरे पास अब रहने को छत भी नहीं है। न जाने में ये सारी बातें क्यों बताई, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। शायद मेरी हालत अब इतनी बुरी हो चुकी थी कि मैं अनजान इंसान पर भरोसा करने लगी हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ। अब तुम मेरे घर में ही रहना, खाना और वहाँ काम करना। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने मुझे एक कपड़े की दुकान पर ले गए और मुझे कुछ कपड़े खरीद के दिए। काफी खूबसूरत कपड़े हैं। मेरे सारे कपड़े तो फटे पुराने हैं। फिर वह मुझे एक पार्लर में ले गए और पार्लर वाले से कहा कि मेरी हालत थोड़ी ठीक कर दे। पार्लर वाले ने मुझे नहाने को कहा और मैं नए कपड़े पहने और उसने मेरा होलिया ठीक कर दिया। जब मैं अपने आप को आईने में देखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं मालिक के साथ उनके बड़े बंगले में आ गई। मालिक घर पर अकेले ही रहते थे। उन्होंने मुझे अपना काम समझा दिया और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया। रात को खाना खाने के बाद वह कहीं बाहर चले गए। फिर अपने साथ एक बच्चे को ले आए। उसको लेकर अपने कमरे में चले गए। मुझे बहुत ही अजीब लगा, पर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। अचानक कुछ अजीबो गरीब आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा आवाज कहाँ से आ रही है। देखने के लिए मैं उठी।
पर मैं हैरत में पड़ गई। ये आवाज मालिक के कमरे से आ रही थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मालिक के साथ रहकर मुझे रहने के लिए अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना मिल रहा था। मैं काफी खुश थी और मैं सुनहरे सपने में डूब गई। जब सुबह हुई तो मैं कमरे से बाहर निकली और अपना काम करने लगी। मालिक का कमरा बंद था, शायद वह अभी सो रहे थे, लेकिन जब वह अपने कमरे से निकले मैं बहुत ही हैरान हुई। जो बच्चा कल रात उनके साथ उनके कमरे में गया था वह वापस नहीं आया। मालिक ने मुझसे कहा था कि तुम पूरे घर की सफाई करना, खाना बनाना और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे थमा दी थी। बस उन्होंने कहा था कि मेरे कमरे और बेसमेंट में कभी भी मत आना। मैं अपने कमरे की सफाई खुद करता हूँ। मैं सारा काम कर लिया, पर उनके कमरे की सफाई को छोड़कर बेसमेंट में तो ताला लगा रहता था। मालिक दिन में कहीं बाहर चले गए, शायद अपने काम पर गए होंगे, पर उनका कमरा लॉक किया हुआ था। जब शाम हुई तो वह वापस आ गए। जब रात का खाना तैयार हो गया तो मैंने उन्हें बुलाया। मैं उन्हें खाना परोसा तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनकर मैं तो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद वह फिर से कहीं बाहर चले गए और अपने साथ किसी दूसरे बच्चे को लेकर आए और उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। मैं सोने चली गई, लेकिन आज भी अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मुझे वह अजीबोगरीब आवाज फिर से आने लगी। न जाने क्यों आज मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सुबह मैं जल्दी उठ गई और बाहर काम करने लगी। बस मुझे ये जानना था कि वह बच्चा वापस निकलेगा या नहीं। पर मालिक के उठने के बाद अपने कमरे से अकेले ही बाहर आए। बच्चा फिर से गायब था। ये रोज बच्चे को लेकर कमरे में जाते, फिर अकेले बाहर क्यों आते? बच्चा कहाँ जाता है? कहीं मेरे मालिक कोई गलत काम तो नहीं करते हैं? मुझे मन किया मैं उनसे जाकर पूछूं, पर डर के मारे मैं चुप रही। मुझे नई नई नौकरी मिली है, अगर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इस घर में उनके साथ अकेली रहती हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो। पर मैंने एक बात गौर किया था कि मालिक कभी भी बुरी नजर से मेरी तरफ नहीं देखा। अपने साथ हमेशा लड़कों को ही लेकर आते। ये रोज रोज चलने लगा। रोज कोई ना कोई लड़का उनके साथ कमरे में जाता, उनके कमरे से आवाज आती और लड़का गायब हो जाता है। मैं इस बात से अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन मैं अभी छोटी लड़की हूँ, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैं उनके साथ अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करने लगी थी। वह मुझे अक्सर ही बाहर ले जाया करते थे और बाहर से अच्छा खाना खिलाया करते थे, कपड़े भी खरीद कर दिया करते थे। एक दिन तो उन्होंने मुझे एक मोबाइल दिला दिया। उन्होंने कहा, जब मैं बाहर जाता हूँ तो बहुत दिक्कत होती है, तुम्हें कुछ बताना रहता है तो बता नहीं पाता हूँ। ये मेरी जिंदगी का पहला मोबाइल है, लेकिन हर रोज मैं इस तरह से बच्चे को गायब हो जाते देखे थे और आवाज भी पता नहीं किस चीज की आती थी। अब मेरा शक इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मुझे लगा अब चुप रहना गुनाह का साथ देना होगा। मैंने मन ही मन में मान लिया था कि बच्चों के साथ जरूर कुछ ना कुछ करते हैं, या तो उनके साथ कोई गलत काम करके उन्हें खत्म कर देते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे हवा में तो गायब नहीं हो सकते ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर के सारे लड़के खत्म हो जाएंगे। अब मैंने सोच लिया था कि मैं ये राज का पता लगाकर रहूंगी। अब जैसे ही मुझे कुछ सुराग मिलेगा तो मैं पुलिस को बता दूंगी। अब तक लालच में पड़कर मैं चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि मालिक ने मुझे बहुत ही ऐशो आराम के साथ रखा था। मैंने धीरे धीरे मालिक का विश्वास जीत लिया और एक दिन मैंने उनसे कहा, मालिक आप अपने कमरे की सफाई खुद क्यों करते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। जब आप कमरे में होते हो तो तब मुझे बुला लिया करो, मैं साफ कर दिया करूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आपको अगर लगता है कि मैं चोरी करूंगी तो ये सच नहीं। मालिक, आपने मुझे सहारा देकर मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मालिक ने मेरी बात सुनकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कल सुबह जब मैं रहूंगा अपने कमरे में तुम मेरे कमरे की सफाई कर देना। अब मुझे मौका मिल गया था कि उनके कमरे को देखने का। आखिर उनके कमरे में ऐसा क्या जादू चलता है जिससे लड़के गायब हो जाते हैं? मालिक को धोखा देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, पर बच्चे के साथ इस तरह से गलत होना भी तो सही नहीं है। मेरे दिल में सच्चाई भरी हुई थी। जब मैं सुबह उनके कमरे में गई तो
देखा उनका कमरा बहुत बड़ा है, सोने के लिए एक बड़े से बेड है, पर कमरे के बीच में एक अजीब सी टेबल रखी हुई है, उसमें गद्दा भी है। लगता है कि किसी को सुलाया जाता होगा। मुझे तो कमरे से बाहर निकलने का एक ही दरवाजा नजर आया था, साथ में एक बाथरूम। घर की अच्छी सी सफाई करने के बाद में बाथरूम की सफाई के लिए मालिक की इजाजत ली। जब मालिक ने इजाजत दे दी तो मैं बाथरूम में गई और वहां पर जाकर हैरत में पड़ गई। बहुत ही खूबसूरत बाथरूम था, पर वहां भी कोई दूसरा दरवाजा नहीं था। अपना काम करने के बाद मैं मालिक को देखकर मुस्कुराई और बाहर निकल आई। मालिक को मुझ पर विश्वास हो गया था। उन्हें नहीं मालूम था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैंने सोच लिया था कि किसी तरह से मालिक के कमरे में घुसकर मैं उनके राज का पता लगाऊंगी। ऐसा मौका मिलना शायद नामुमकिन ही था, क्योंकि उनके कमरे में तभी मैं अंदर जा पाती थी जब वह कमरे में रहते थे, और जब वह बच्चे को लेकर आते थे तो मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ता था। तो पहले से ही छुप पाना ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। दिन बीतते चले गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक से एक दिन मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो मोबाइल है, अगर किसी तरह से मालिक के कमरे के अंदर में मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दूं तो अंदर जो भी होगा उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। पर कहीं मालिक की नजर अगर मोबाइल पर पड़ गई तो वह तो मेरी जान ही ले लेंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस इंसान ने मुझे इतना सहारा दिया उनको धोखा दूं या नहीं, पर हर रोज एक जीता जागता बच्चा मेरी आंखों के सामने गायब हो जा रहा था। अगर पुलिस को बताऊं तो पुलिस इस बात की तहकीकात करे कि बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। पुलिस मुझ गरीब लड़की की बात पर यकीन क्यों करेगी। एक दिन मैंने मालिक से कहा, मालिक क्या मैं आज रात को आपके कमरे में सो सकती हूँ। मालिक को मानो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था, मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगे। मैंने कहा, आज की ही दिन मेरी माँ गुजर गई थी, मैं नीचे सो जाऊंगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मालिक बस मैं आज की रात अकेले नहीं सोना चाहती हूँ। मुझे अपनी आंखों में आंसू भी लाना पड़ा था कि मेरे मालिक को मेरी बातों पर यकीन हो। उनके कमरे में जाने का या मोबाइल छुपाने का कोई भी रास्ता मुझे नहीं मिल पाया था, क्योंकि कमरा हमेशा ही वह लॉक करते थे और चाबी अपने पास ही रखते थे। मालिक ने कहा, ठीक है नीचे बिस्तर लगाकर सो जाओ, पर वह काफी गहरी सोच में डूब गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके मुंह से ये बात निकल गई, क्योंकि शायद वह नहीं चाहते थे कि उनके कमरे में कोई दूसरा आए। मेरे आंसू देखकर ही उन्होंने मुझे अपने कमरे में एक रात गुजारने की इजाजत दे दी थी। मैं अपने आंसू पोंछकर अपना बिस्तर मालिक के बिस्तर के साइड में लगा दिया और जैसे ही मैं लेटी तो सोने का नाटक करने लगी। मालिक शायद बाहर चले गए थे और जब दरवाजा खोलने की आवाज आई तो मैंने देखा एक लड़के को लेकर आए हैं। लड़के को बिठाकर मालिक मेरे पास आए तो देखा कि मैं सो रही हूँ। वे फिर से उस लड़के के पास चले गए। मालिक ने अपने लैपटॉप में कुछ चलाया और एक अजीब सी आवाज वहां से आने लगी। अब मुझे समझ आया कि वह अजीब सी आवाज लैपटॉप से आई थी। फिर कुछ चीज जलाया जिससे कमरा धुएं से भर गया। वह धुआं कमरे में फैल गया और थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा मालिक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और बच्चा सही सलामत टेबल के ऊपर लेटा हुआ है। मैं भी चुपचाप लेटे हुई थी। मैं देखना चाहती थी कि आगे वह बच्चे के साथ क्या करते हैं। उन्होंने करीब 7 बजे बच्चे को उठाया और खिड़की के पास ले गए। मुझे अब तक वह एक शीशे ही लगा था, लेकिन ये तो दरवाजा है। वहां से बच्चे को लेकर निकले और शायद किसी के हवाले कर दिया। शायद बच्चे के माता पिता हो। माता पिता ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने उठने का नाटक किया। मैं मालिक के पास गई और कहा, मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोई हूँ, पर पता नहीं क्यों आज मेरी नींद नहीं खुली। मालिक मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं। मुझे इस बात से खुशी हो रही थी कि मालिक बच्चों को खत्म नहीं करते, उन बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर देते हैं। ऐसे ही 7 महीने बीत गए। मैं धीरे धीरे मालिक का विश्वास जीतने लगी। मालिक का मुझ पर पूरी तरीके से विश्वास हो गया। तो मैंने एक दिन
पूछा कि आप इस तरह से बच्चे को अपने कमरे में ले जाते हो, क्या कोई इलाज करते हो? पर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि मालिक अच्छे इंसान नहीं है, वह इन बच्चों के साथ कुछ गलत काम करते हैं। अब मैंने ठान लिया था कि मैं इस राज का पता लगाकर ही रहूंगी। मैं इसलिए चुपचाप बैठ गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि बच्चों को ये नहीं मारते हैं, पर अब इनकी बातों से मुझे यकीन हो गया था कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि शकूर बस्ती इलाके में लोग जादू टोना सीखते हैं और शहर के अच्छे बच्चे पर ये जादू टोना कर देते हैं। मैं बस उन जादू टोना का उतार कर उन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देता हूँ, जिसके लिए माँ बाप मुझे कुछ पैसे देते हैं। मैंने ये जादू टोना उतारने की विधि सीखी हुई है। उनकी बात सुनकर मैं आई तो थी, पर अपने कमरे में आकर बिल्कुल भी सोच में डूब गई। मैं शुक्र बस्ती में ही रहती थी और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वहाँ के लोग अपनी जिंदगी में ही व्यस्त हैं, अपनी गरीबी से ही परेशान हैं। लोग इधर उधर काम ढूंढ कर काम करते हैं। वहाँ पर इस तरह का जादू टोना नहीं चलता है। मेरा बचपन गुजरा है, वहां पर ऐसा कुछ होता तो मुझे भी पता रहता, पर यह बिल्कुल ही झूठी बात है। यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अचानक ही मुझे धुएं की याद आई, जिससे मैं बेहोश हो गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं राज का पता लगाकर ही रहूंगी। मालिक अब अपने कमरे को लॉक नहीं करते थे। मैंने सोचा एक रात में उनके कमरे में छुपकर सब कुछ देखूंगी, पर मुझे धुएं से बचने का उपाय सोचना होगा। मुझे याद है कि जिस रात में वहां थी और धुआं हुआ था, तो मालिक ने अपने मुंह पर कुछ पहना हुआ था, शायद किसी तरह का मुखौटा हो जिससे इस धुएं से बचा जा सकता हो। अगर मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं बेहोश हुए बिना उसको देख पाऊंगी, फिर मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूंगी। सफाई के वक्त मुझे कुछ मखौटे मिल गए, उनमें से मैंने एक अपने पास रख लिया और एक रात मुझे मौका मिल गया उनके कमरे में छुपने का। मैं मालिक को बहाना मार दिया कि आज मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। रात को जब आप बाहर जाएं तो कमरे को लॉक करके जाएं ताकि आप अंदर आ सकें। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मालिक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। मैंने अपने कमरे को लॉक कर दिया और उनके कमरे में जाकर छुप गई। आज मुखौटा भी पहन रखा था। जब मालिक बच्चे को लेकर आए तो टेबल पर बैठा दिया, फिर अजीब सी आवाज चला दी और कमरे में कुछ धुआं भर दिया। आज धुआं मुझे बेहोश नहीं कर पाया। लड़का बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही मालिक ने एक टीका निकाला और उस लड़के को लगा दिया और वह फिर बिस्तर पर आए और लेट गए। उसके बाद वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस पर कुछ शक हो। बस वह टीका क्या है ये मुझे पता लगाना है। अगली रात घर पर पुलिस आ गई। मालिक को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। उन्होंने बच्चे को भी वहां से लेकर हॉस्पिटल गए। बच्चे को किसी तरह का दवा दिया गया था। दरअसल मालिक कोई दवा बनाते थे और उससे बच्चों का टेस्ट किया करते थे। जादू टोना वाली बात झूठी थी। पहले मालिक किसी बच्चे से मिलते थे और उसे कुछ खाने को देते थे। उसमें एक तरह की दवा होती थी जिससे बच्चा बिल्कुल पागल हो जाता था और जब बच्चा अपने माता पिता के पास पहुंचता तो उन्हें लगता कि अचानक बच्चे को क्या हो गया है। मालिक ने ये बात फैला दिया था कि शुक्र बस्ती वाले बच्चों पर जादू टोना कर देते हैं और उस जादू को उतारने के लिए मालिक के पास लोग अपने बच्चे छोड़ जाया करते थे, जिनके ऊपर तरह तरह के दवा टेस्टिंग की जाती थी। मालिक का बेसमेंट में रेड पड़ी, वहां पर दवा बनती थी। पुलिस ने वहां से ढेर सारे दवा बरामद किया। मैंने मालिक को धोखा जरूर दिया था, पर मुझे यकीन है कि इस समाज का भला हुआ। मुझे एक दवा मिल गई थी जिसे मैं पुलिस वालों को दे दिया था और सारी बातें बता दी। पुलिस ने जब उसे टेस्ट करवाया तो उसमें एक ऐसी दवा मिली जिसे बेचना कानूनी जुर्म है। फिर बाकी काम पुलिस ने ही किया। बाकी की सच्चाई पुलिस वालों ने ही निकाली। मैं फिर से बेसहारा हो गई थी, लेकिन मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा क्योंकि मैंने काफी सारे लड़कों की जिंदगी बचाई थी। पुलिस वालों ने कहा था
तुम्हें दोबारा से कहीं काम मिल जाएगा, इसका इंतजाम हम कर देंगे। हाँ, जल्द ही एक घर में मुझे काम मिल गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मेरे मालिक मुझे अपने साथ सोने के लिए 2 करोड़ रुपए दे रहे थे, पर मैं शादीशुदा थी। लेकिन 2 करोड़ रुपए का नाम सुनकर मेरी नीयत थोड़ी डगमगा जरूर गई थी। सिर्फ एक ही रात की तो बात थी। मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी सोने के लिए। मैं सोच रही थी कि इतने पैसे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी काम करके नहीं कमा पाऊंगी, इसलिए मैंने उनको हाँ कह दिया। जिस रात मैं मालिक के साथ सोई, उस रात मालिक ने पूरी रात मेरे अपने घर में पूरी रात में सुकून से सो नहीं पाती थी। हमारा छोटा सा घर था। मालिक की कही हुई बात को अपने पति को कैसे बताऊं, ये समझ नहीं आ रहा था। अपने कमरे में लेटे लेटे यही सब सोच रही थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियां मुझे नजर आती थी, और जब आंख खोलती तो ऊपर लगा हुआ पंखा जो बेहद धीरे धीरे चल रहा था और जिससे आवाज भी आ रही थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मेरे बराबर में ही मेरे पति आराम से सो रहे थे, गर्मी और पसीने से बेफिक्र होकर। पर मुझे तो आज जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। अक्सर काम की थकान की वजह से मैं भी सो ही जाती थी, लेकिन जब से मालिक ने मुझे वह ऑफर दिया था, तब से मेरी नींद तो जैसे गायब हो गई थी। अपने घर की हर चीज में कुछ ना कुछ कमी नजर आने लगी थी। मुझे मेरे पास सिर्फ 4 दिनों की ही मोहलत थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, और खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उन्होंने उसके बदले में जो मुझे मांगा था, वह एक शादीशुदा होने के नाते कोई छोटी बात नहीं थी। मैं ये सब उनके साथ कैसे कर सकती थी? पहले तो मैं मालिक की बातों को सुनकर मना कर दिया था, लेकिन उसके अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ, जिस गरीबी में मैं और मेरे पति जी रहे थे। कई सालों से 4 दिन का वक्त गुजर चुका था, लेकिन आज तक मैं भी नहीं समझ पाई थी कि मुझे क्या करना है। मैंने मालिक से बात की और उन्हें कहा कि मुझे 2 दिन का और वक्त दें। वह मान गए। 2 दिन भी इसी तरह निकल गए। मालिक ने फिर मुझसे पूछा कि मैंने क्या सोचा है। मैं ना जाने क्यों हाँ में सर हिला दिया और मैं घर लौट आई। मुझे लालच आ गया था उन पैसों का। अभी तक भी मैंने अपने पति से बात नहीं की थी। क्या बोलते मैं उन्हें? फिर मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके मैं उन्हें मना लूंगी। दिमाग में बस 2 करोड़ रुपए चल रहा था। लग रहा था कि एक बार ये पैसा आ जाए तो हमारी कितनी परेशानी खत्म हो जाएंगी। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं अपने पति की मदद करने के लिए कंपनी में नौकरी शुरू की। मैं कंपनी में काम करती थी और वहां पर सुपरवाइजर थी। वैसे तो वहां पहले भी काफी औरतें सुपरवाइजर का काम करती थी, लेकिन ना जाने क्यों मालिक मुझ पर बहुत मेहरबान थे। वह मेरे साथ हमेशा प्यार से ही पेश आते थे। जैसा उनका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ था, मेरे साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं था। कई बार वह दूसरे लोगों पर गुस्सा भी हो जाते थे, पर मुझ पर वह कभी नाराज नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि मुझे कभी कोई गलती नहीं हुई, गलतियां हुई, पर ना जाने क्यों वह मुझ पर बहुत मेहरबान थे। मुझे नौकरी करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 8-9 महीने का ही समय हुआ था, लेकिन इतने ही समय में उनकी काफी मेहरबानियां मुझ पर थी। मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे लोग जो वहां पर काम करते थे, वह भी हैरान थे। अक्सर औरतें मुझे यही कहती कि भाई, हमें भी ऑफिस के ज्वाइन करे हुए 2 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन मालिक से आज तक हमारी तनख्वाह सिर्फ एक ही बार बढ़ाई है, वह भी इतना कहने पर। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 8 महीने हुए हैं, तुम्हारी तनख्वाह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? ऊपर से उन्होंने तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा कौन सा काम करती हो तुम मालिक का? उसका मतलब मुझे बाखूबी समझ आ रहा था। उतने में ही एक दूसरी औरत कहने लगी कि अरे, मालिक तो उसकी खूबसूरती पर फिदा है, इसलिए इसके ऊपर इतनी मेहरबानियां हो रही है, वरना इसको आता ही क्या है। हम लोग जितना काम करते हैं ये उसका आधा भी नहीं करती। ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। मैंने उन्हें कहा कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो, मैं भी वही काम करती हूँ जो तुम करती हो, उसके अलावा और कोई काम नहीं करती। मैं मालिक के लिए मैं क्या हूँ करूँ? अगर वह मुझे तुम लोगों से ऊपर रखते हैं तो अगर तुम लोगों को इतना बुरा लगता है, तुम जाकर बात करो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं वह चिल्लाकर बोली थी।
काफी लोग वहां जमा हो गए थे। एक दो औरतें मुझसे बहस करने लगी। उतनी ही देर में मालिक भी वहां आ गए। वह पूछने लगी, क्या बात हो गई है, क्यों आपस में लड़ रहे हो? न जाने मुझे क्या हुआ था। मैंने अभी बेशर्मों की तरह उनको सारी बातें बता दी। उन औरतों के बारे में भी बता दिया तो उनके लिए इस तरह की बातें बोल रही थी। वह औरत उनके सामने नजर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। वह कहने लगे, इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी में किसी को भी सैलरी बढ़ाऊं। अगर किसी को भी कोई परेशानी है तो आज ये जॉब छोड़कर चला जाए। आप लोग कौन होते हैं किसी के भी बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? किसने हक दिया आप लोगों को बोलने का? मालिक का इतना कहते ही बाकी औरतों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। मालिक कहने लगे कि आगे से मैं इस तरह की बातें ना सुन लूं। यहाँ पर काम करने आते हो तो काम किया करो। अगर मेरे कान में अब से इस तरह की बातें आई तो मैं उसे इसी समय नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक की ऐसी बातों को सुनकर तो मैं सोच रही थी कि वह कितने ज्यादा अच्छे इंसान हैं और मुझे बहुत सुकून भी था। लेकिन शायद मेरी सोच गलत थी, क्योंकि जब हकीकत मेरे सामने आई तो मैं बेहद हैरान रह गई थी। एक दिन मेरी कंपनी के मालिक ने कहा कि जब सारा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम मेरे कैबिन में आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। शाम का जब समय हुआ तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। कंपनी बंद होने का समय हो गया था और मैं अभी भी ऑफिस में ही थी। इंतजार कर रही थी कि वह मुझे कब बुलाएं। तभी उन्होंने मुझे आवाज लगाई और मुझे अपनी कैबिन में बुलाया। अब वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी। मुझे बेहद घबराहट भी हो रही थी। उन्होंने मुझे अकेले क्यों बुलाया? वह बेहद सुकून से अपने कैबिन में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया और उनसे कहा कि सर, मुझे देर हो रही है, अगर कुछ काम है तो आप मुझे जल्दी बता दीजिए। उन्होंने मुझे इस समय अंदर आने के लिए कहा और कहा, हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा और बड़े ही बुझे हुए से उनके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि इतनी देर हो गई है, मेरे हस्बैंड भी घर आ गए होंगे, घर का काम भी करना है और इन्होंने मुझे यहाँ बैठने के लिए क्यों कहा। मैं चुपचाप बैठकर उनके मुंह की तरफ देख रही थी कि अब क्या बोलने वाले हैं। कुछ देर तक उस कैबिन में बिल्कुल शांति रही। वह मुझे बेहद ध्यान से देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी अजीब सी सोच का शिकार होने वाली थी। उनकी अगली बात को सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वे कहने लगे कि निशा, तुम बेहद खूबसूरत हो, जब भी आपको देखता हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। उनकी बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए थी मुझे इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन वह मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आपके कहने का मतलब क्या है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने उन्हें कहा कि सर, मुझे देर हो रही है, मैं घर चलती हूँ, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरा इतना कहते ही उनके चेहरे का तो जैसे हाव भाव बदल गया। वह चुप हो गए। मेरी बात को सुनकर वह हैरान से मुझे देखने लगे। कहने लगे कि आप शादीशुदा हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। वे बिल्कुल चुप हो गए। उसके कुछ देर बाद वह मुझसे पूछने लगे कि आपके पति क्या करते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं और आप क्यों नौकरी करती हैं? फिर मैंने उन्हें कहा कि मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करते हैं, पर उनकी सैलरी बहुत कम है, जिससे हमारा गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता। बस उनकी मदद करने के लिए मैं भी नौकरी करती हूँ। हम दोनों साथ में कमाते हैं तो अपना घर चला पाते हैं। मेरी बातों को सुनकर उन्होंने बस इतना ही कहा, ठीक है, आप जा सकती हैं। वह आगे कहने लगे कि अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कल सुबह समय से आ जाना। वह काफी उदासी भरे अंदाजे में ये बात बोल रहे थे। मैं उठी और उठकर ऑफिस के बाहर निकल गई। मेरे पति भी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। अभी हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, 1.5 साल हुआ था, लेकिन अभी तक भी हमारी कोई औलाद नहीं थी और ना ही हम अभी कुछ चाहते थे, क्योंकि सच कहूं तो हमारी हैसियत नहीं थी कि एक बच्चे को पालने की। हम दोनों ही चाहते थे कि पहले हम अच्छे से मेहनत करके कुछ जोड़ लें, उसके बाद ही बच्चों के बारे में सोचेंगे। जिस तरह की जिंदगी में और मेरे पति जी रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों को भी वैसी ही जिंदगी जीना पड़े। अगले दिन से मैं रोज की तरह अपनी नौकरी पर जाने लगी और समय से निकल जाया करती थी। कुछ दिनों तक मालिक खामोश थे। मेरी उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे फिर से कहा कि वह मुझे कुछ बात
करना चाहते हैं। वे कहने लगे कि मैं मजबूर हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, लेकिन बस मैं एक बार आपसे बात कर लेना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगी। मुझे उनकी ऐसी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर मैं उनकी कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करती थी। मैं उनकी किस तरीके से मदद कर सकती थी? मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया। उन्होंने मुझे कहा कि वह मुझे अभी 2 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी एक बात माननी होगी। वह बात ऐसी मामूली सी तो नहीं थी जो मैं बहुत आराम से मान जाती। पहले तो मैं सुनने के बाद ही उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छे से सोच लो, उसके बाद जवाब देना। मैं भी एक बार को सोच में पड़ गई, क्योंकि ये रकम तो वाकई बहुत बड़ी थी। ऊपर से हमारा जो हाल था उसमें हमें पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने कहा कि मैं आपको कुछ दिनों में बताती हूँ और मैं उठकर उनके ऑफिस के बाहर निकल गई। उन्होंने कहा कि तुमने जितना भी समय मांगा है मुझे इतने समय के अंदर अंदर ही जवाब दे देना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब मुझे अपने पति से एक बार पूछना था, उन्होंने तो मुझे पता नहीं था। उनके बिना इजाजत में ये काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। इतनी परेशानी में भी हम दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का साथ हमेशा दिया था, एक दूसरे को हमेशा समझते थे और एक साथ मिलकर ही अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वह छोटी बात तो नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि वह मेरी बात को सुनते ही मना कर देंगे, पर सिर्फ 1% ही उम्मीद थी कि शायद वह मान जाएं, हमारी गरीबी और हमारी लाचारी को देखकर मुझे समझने की कोशिश करेंगे। अगर वह मेरी बात मान जाते तो मुझे बस 1 साल ही तो उनसे दूर रहना था, उसके बाद तो हमारे पास पैसे ही पैसे होते और हमारी जिंदगी बेहद खुशहाल होती। लेकिन साल भर पता नहीं मानते या नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे पूछूं, कहीं वह गुस्से में मुझे थप्पड़ न मार दे। 50 बातें मेरे मन में आ रही थी। आखिरी बात उनकी इज्जत पर जो लगने वाली थी। कोई भी मर्द इस तरह से अपनी इज्जत पर दाग लगाकर पैसा नहीं लेना चाहेगा। और पूरी रात मैंने बेहद बेचैनी से गुजारी थी। बस यही सोच रही थी कि उनसे कैसे बात करूं। समय भी तो कम था, बात तो मुझे करनी ही थी। हमारी आमदनी कम और खर्च ज्यादा थे। जैसे तैसे महीने का गुजारा होता था हमारा। हम दोनों मेहनत इसलिए कर रहे थे ताकि हम अपना घर खरीद पाएं। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपने पति से आज रात को बात करने का सोचा, लेकिन उससे पहले मैंने उनकी पसंद का सारा खाना बनाया। जब शाम को वह घर आए तो अपनी पसंद का खाना देखते ही उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ गई, लेकिन साथ ही परेशानी भी देखते ही कहने लगे कि ये सब मत बनाया करो, जानती हो ना कितनी महंगी आती है ये सब खाने की चीजें। हमारे हालात ये सब खाने के नहीं है। ये पैसे रहते तो हमारे अगले 7 दिन का खाना बन जाता। तुमने एक ही दिन में इतना सारा अच्छा खाना क्यों बना लिया? मैंने कहा कि क्या हम पूरी जिंदगी बस यही सोचते रहेंगे कि कहाँ से पैसे बचेंगे, कहाँ से नहीं, क्या चीज खाएं और क्या ना खाएं। मेरी बातों को सुनकर वह कहने लगे कि तुम जानती हो सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। अब हमारा नसीब ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। देखो शायद समय के साथ इन हालातों से बाहर निकल जाएं। मैं अपने पति को कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम एक ही साल में करोड़पति बन सकते हैं। मेरी बातों को सुनकर उन्होंने खाना साइड कर दिया। कहने लगे कि ऐसा कौन सा काम मिला है जिससे हम करोड़पति एक ही साल में बन जाएंगे। मैंने सारी बात बताते उन्होंने बेहद शांति और खामोशी से मेरी बात को सुना। उनको बताते हुए भी मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह बस मेरी तरफ देखे जा रहे थे, उनके मन में से बातें लेने के लिए। मैंने उन्हें कहा कि सोच रही हूँ कि कल मैं उन्हें जाकर मना कर दूं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। वह मेरी तरफ गौर से देख रहे थे। कहने लगे तुमने तो मुझे बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कहूँ मैं तुम्हें, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने तुम्हें देने के लिए कहा है वह वाकई बहुत बड़ी है। मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें क्या जवाब दूं। शायद वह भी मेरी तरह ही उलझन और परेशानी से गुजर रहे थे जिससे अब तक मैं गुजर रही थी। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम उनकी बात मान लो। मेरे मालिक ने कहा था कि वह बे औलाद है, उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत समय से उनकी बीवी एक बांझ है, लेकिन वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर हर डॉक्टर ने मना कर दिया कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। वह और उनकी बीवी दोनों को ही एक बच्चे की इच्छा है।
वे कह रहे थे कि वह चाहे तो वह बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहते। वह अपना खून ही चाहते हैं, उन्हें खूबसूरत बच्चा चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे चुना क्योंकि मैं भी बहुत खूबसूरत थी। मालिक ने उस दिन कहा था कि बस यही वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी सैलरी भी बहुत जल्दी बढ़ा दी। मुझे सिर्फ औलाद चाहिए और कुछ नहीं। आप क्योंकि तुम शादीशुदा हो, तुम परेशान मत हो, मुझे सिर्फ तुमको चाहिए और कुछ नहीं। डॉक्टर की मदद से तो मेरे बच्चे की माँ बन जाओगी। जिसे समय तुम प्रेग्नेंट रहोगी उतने समय तुम्हें मेरे घर में हमारे साथ रहना होगा, ताकि हम तुम्हारी अच्छी देखभाल कर पाएं और हमारा बच्चा एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा हो। बस यही चाहता हूँ मैं, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। पति इस बात से राजी हो गए थे। मालिक को जाकर मैं अगले दिन ही हाँ कह दी थी। अब आगे का सारा काम शुरू हुआ। डॉक्टर की मदद से मैं प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हुई उस दिन मालिक मुझे जाकर यहाँ से अपने घर ले आए। अब जब तक बच्चा नहीं हो जाता मुझे उन्हीं के साथ उनके घर में रहना था। अब कोई भी औरत किसी दूसरी औरत को अपने पति के आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। मालिक की बीवी भी मुझे देखकर अजीब सा मुंह बनाया करती थी। उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बस मजबूरी थी कि वह मुझे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वह देख रही थी कि मालिक मेरा ध्यान रखते थे। मेरे खाने पीने से लेकर हर चीज का ध्यान वह रखते थे। मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी, मैं उनसे बहुत कम मिल पाती थी। मालिक मेरी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे अच्छा अच्छा खानों को देते थे, अच्छे अच्छे जगह घुमाने को लेकर जाते थे, शॉपिंग कराते थे ताकि मेरा मन खुश रहे और एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा हो। बहुत ध्यान रख रहे थे वे मेरी दवाइयों से लेकर जूस दूध हर चीज का ध्यान मालिक रखते थे। मैं भी वक्त गिन गिन कर गुजार रही थी, कब ये समय खत्म होगा और मैं अपने पति के पास वापस जाऊंगी। मैं जब भी अपने पति से मिलती थी या उनसे फोन पर बात करती थी तो अक्सर मुझे उदास दिखते थे, बहुत उदास रहते थे। कहते थे कि मैं तुम्हें हाँ तो कह दिया, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैं तुम्हें ऐसे किसी और आदमी के पास नहीं देख पा रहा। मैं जानता हूँ कि मैं कैसे ये समय निकाल रहा हूँ। मैं उन्हें कहा कि बस आप कुछ समय की तो ही बात रह गई है, अब तक बर्दाश्त किया है तो आगे भी थोड़ा सा कर लीजिए। आप जानते हैं ना, उसके बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। हम एक सुंदर सा घर खरीद लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, आए दिन कि हमारी खाने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। आप तो जानते ही हैं ना कि मैं ये सब कुछ क्यों किया है। वह अक्सर कहा करते थे कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, तुम आ जाओ, मुझे बस तुम चाहिए, मैं नहीं रह पा रहा तुम्हारे बिना। काफी इंतजार करने के बाद वह समय भी आ गया जब ये वक्त भी खत्म होने को आया। मैंने एक सुंदर से और स्वस्थ से बेटे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद ही मैंने उस बच्चे को मालिक के हवाले कर दिया और तुरंत अपने पति के पास गई। काफी देर तक घर का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पति को फोन करने की भी कोशिश की पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब बहुत देर हो गई तो आस पड़ोस वालों की मदद से दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे पति जमीन में गिरे हुए थे। मैंने जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत देर हो चुकी थी, वह इस दुनिया से जा चुके थे। शायद मुझसे दूरी का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि वे हद तक परेशान हो चुके हैं। वे दुनिया से चले गए। मैं यूं ही रोते रोते कई दिन गुजर गए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं वापस अपने मालिक के पास गई। सोचा उन्हीं से कोई काम मांग कर वहां रह लूंगी। आखिर मैंने उन्हें बच्चा दिया है, उनके बच्चे की माँ हूँ मैं, वह मेरी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। मैं बेहद झिड़कते हुए उनके घर पहुंची। गेट पर खड़ी थी कि तो मैंने देखा कि मालिक अपनी पत्नी के साथ थे और उस बच्चे को अपनी गोद में उठाए और प्यार कर रहे थे। अपनी पत्नी को भी उन्होंने गले से लगा रखा था। वह तीनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। कुछ देर में मालिक की नजर मुझ पर पड़ी। वह मुझे कहने लगे कि अरे तुम्हें तुम्हारे पति के पास जाने की इतनी जल्दी थी, तुमने मुझे उन पैसों का चेक भी नहीं लिया। कितनी हड़बड़ाहट में चली गई थी। उन्होंने मुझे 2 करोड़ का चेक मेरे हाथ में थमा दिया। मैं जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने जब मेरे रोने का कारण पूछा था, मैंने बताया कि मेरे पति मुझे दूरी के गम में इस दुनिया से ही चले गए। मैंने तो ये काम सिर्फ इसलिए किया था कि ताकि उनकी और मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ का कुछ और ही हो गया। मैंने उन्हें वे पैसे का चेक वापस कर दिया। मुझे नहीं चाहिए थे ऐसे पैसे जिन पैसों की वजह से मेरे पति मुझसे दूर हो गए, पर उनसे बस इतना कहा कि अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे कुछ काम दे दीजिए। उन्होंने मुझे अपने घर में ही काम दे दिया। मैं उनके घर पर काम करके अपना गुजारा चलाती हूँ। अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख रही हूँ। मेरे लिए
इतना ही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है। मेरे लालच के चक्कर में मैं क्या से क्या हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं सही किया था या गलत, लेकिन जो हुआ वह बेहद गलत था। चाहे इसके पीछे मेरी सोच अच्छी थी या खराब। आपको क्या लगता है, क्या मैं गलत किया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।